बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री का 5th चैप्टर, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति क्यों हुई और इस क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किया। तो बच्चों, जो ब्रिटिशर्स थे, हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत में व्यापारी बनकर आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, और इसके बाद उन्हें यहाँ पर दीवानी मिल गई और धीरे धीरे उन्होंने प्रशासन के कार्यों में जो है घुसना शुरू कर दिया, प्रशासन के कार्यों में दखल अंदाजी शुरू कर दी। फिर इन्होंने यहाँ अपना राज करना शुरू कर दिया और अपनी नई नई नीतियाँ बनाई, लेकिन यह नीतियाँ जो थी जनता के हित में नहीं थी। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर जो है तरह तरह के असर पड़े और सभी के अंदर जो था आक्रोश था, और जो नीतियाँ जनता के हित में नहीं होती है लोग उसका अलग अलग तरह से विरोध भी करते हैं। तो सभी चाहते थे कि इस कंपनी रूल से जो है अपने आप को मुक्ति दिलाई जाए। हर किसी के अंदर गुस्सा था और सभी के पास अपने अपने अलग कारण थे जिसकी वजह से यह विद्रोह हुआ। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि नवाबों के पास क्या कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने इस विद्रोह में अपनी हिस्सेदारी दी। तो अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, नवाबों की छिनती सत्ता। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपनी ताकत बढ़ा रही थी तो जो पहले से स्थापित यहाँ पर राजा या नवाब थे उन सभी की ताकत को कम कर रही थी। अगर हम 18वीं सदी के मध्य की बात करें तो जो राजा या नवाब थे उनकी ताकत में कमी आने लगी थी। उनकी ताकत जो है जो कंपनी थी वो छीनने लगी थी और इस तरह उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही खत्म हो रहे थे। बहुत सारे राज्यों में जो स्थानीय शासक थे उनके जो राज दरबार थे उनमें रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे और जो स्थानीय शासक थे उनकी स्वतंत्रता को भी काफ़ी कम कर दिया गया, क्योंकि उन्हें कोई भी निर्णय लेना होता था तो रेजिडेंट से सलाह मशवरा उनको लेना पड़ता था। अब जो रेजिडेंट हैं वह एक तरह के क्या होते थे, एजेंट होता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हित को दरबार में रखता था। कोई भी निर्णय कंपनी के हित में है या नहीं यह देखना रेजिडेंट का काम था। और जब राजा कोई भी निर्णय लेता था तो निर्णय लेने से पहले उसे जो रेजिडेंट थे उससे सलाह मशवरा करना, उससे डिस्कस करना ज़रूरी होता था। और इसके साथ ही कंपनी ने जो है राजा या नवाबों की सेना को कम कर दिया और उनके राजस्व जो वसूली था उसके अधिकार को भी छीन लिया गया और उनका जो प्रभाव था उसे भी कई तरह से कम कर लिया गया। तो बहुत से जो स्थानीय शासक थे उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत की। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं जो रानी लक्ष्मीबाई थी, वो झांसी की रानी थी, तो वो चाहती थी कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके जो गोद लिए हुए बेटे हैं उनको उत्तराधिकारी मान ले। लॉर्ड डलहौजी ने जो विलय नीति लगाई थी, जिसकी वजह से क्या होता था, किसी भी शासक की मृत्यु हो जाती थी तो उसका कोई अगर पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाती थी। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं था और वह चाहती थी कि जो उनका गोद लिया हुआ पुत्र है उसको अगला राजा बनाया जाए। इसी तरह से हम नाना साहब को देखें तो नाना साहब जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र मतलब गोद लिए हुए पुत्र थे, तो वे चाहते थे कि जो पेंशन उनके पिता को मिलती थी वो पेंशन उन्हें भी आगे उनके पिता की मृत्यु के बाद उनको दी जाए। लेकिन कंपनी ने इन सभी जो इनके निवेदन थे, इनके प्रस्ताव थे, इनको ठुकरा दिया। और इसके बाद अगर हम अवध की रियासत को देखें तो जो अवध की रियासत थी वो अंतिम रियासत थी जिस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया। 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध की रियासत को जो है अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन इसमें कब्जा करने की तैयारी वो बहुत पहले से कर रही थी। 1801 में जो है अवध में एक सहायक संधि थोप दी गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता था, सहायक संधि के अंतर्गत यदि सहायक सेना के रखरखाव के लिए रियासत कंपनी को पैसा नहीं देती है तो कंपनी क्या करेगी, रियासत को अपने
कब्जे में ले लेते थे इस सहायक संधि के अंतर्गत। तो 1801 में जो है अवध पर ये सहायक संधि थोप दी गई थी। ठीक है। इसके बाद 1856 में जो अवध पर जो है पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया और वहाँ के नवाब को हटा दिया गया। ठीक है। उस समय वहाँ का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। और जो गवर्नर डलहौजी थे, इन्होंने यह भी ऐलान कर दिया था कि जो रियासत का शासन जो है ठीक से नहीं चला पा रहे हैं वाजिद अली शाह, और शासन को ठीक से न चलाने के लिए कंपनी का रूल करना आवश्यक है। तो इसलिए अवध को जो है पूरी तरह से इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो कंपनी ने मुग़लों के शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी में जिन सिक्कों को जारी किया, ठीक है, तो पहले क्या होता था, जो सिक्के होते थे उसमें मुग़लों की तस्वीर होती थी। तो जो कंपनी ने नए सिक्के जारी किए उसमें उन्होंने क्या किया, जो मुग़ल बादशाह थे उनका नाम भी हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी थे, जो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो बहादुर शाह ज़फ़र है उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को जो है लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। इसके बाद 1856 में जो गवर्नर जनरल केनिंग थे उन्होंने भी फैसला किया कि बहादुर शाह ज़फ़र जो होंगे अंतिम बादशाह होंगे। इसके बाद जो है किसी भी वंशज को, उनके वंशज को बादशाह या कोई भी है उनको बादशाह नहीं बनाया जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। इस तरह से अंग्रेज़ों ने मुग़ल शासन को ख़त्म करने की कोशिश की। अब हम जानेंगे कि किसानों और सिपाहियों के पास ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से उन्होंने इस विद्रोह में अपनी हिस्सेदारी दी। तो अगला टॉपिक है किसान और सिपाही। अगर हम गाँवों की बात करें तो वहाँ पर जो किसान थे या ज़मींदार थे वह भारी भरकम लगान व कर वसूली के तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों के कर्ज के जाल में ऐसे फंसते थे कि उनकी ज़मीन भी उनके हाथ से निकल जाती थी। और भारतीय सिपाही जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करते थे उनके भी जो है असंतोष की अपनी ही वजह थी। जो सिपाही थे उनका वेतन बहुत कम था और उनकी सेवा के लिए जो शर्तें रखी गई थी उससे भी वो बहुत नाखुश थे। इसके अलावा कुछ नए नियम सैनिकों पर लगाए गए जो उनकी धार्मिक भावनाओं व आस्था को ठेस पहुंचाते थे। जैसे उस समय लोगों का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति समुद्र पार करता है या समुद्र यात्रा करता है तो उससे उनका धर्म और जाति दोनों भ्रष्ट हो जाएगा। और जब 1824 में अंग्रेज़ों ने बर्मा से लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों को समुद्र के रास्ते जाने का हुक्म दिया तो सैनिकों ने इस हुक्म को मानने से मना कर दिया। उनका कहना था कि यदि ज़मीन के रास्ते जाना है तो वह युद्ध में जाने को तैयार है, किंतु समुद्र के रास्ते वह नहीं जाएंगे। और सरकार ने हुक्म न मानने पर उन्हें जो है सख्त सज़ा दी। और 1856 में कंपनी ने एक नया कानून भी बना दिया। इस नए कानून के तहत इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति सेना में काम करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें समुद्र के रास्ते भी जाना पड़े। इसके बाद अगला टॉपिक है सुधारों पर प्रतिक्रिया। तो जो सुधार अंग्रेज़ों द्वारा किए गए इसमें हम पढ़ेंगे कि लोगों ने उन पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो अंग्रेज़ों को लगता था कि जो भारतीय समाज है उसको सुधारना ज़रूरी है और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर कुछ कानून बनाए। सबसे पहले उन्होंने जो कानून बनाया उसमें उन्होंने जो है जो सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए नए कानून बनाए। और इसके बाद जो अंग्रेज़ी भाषा है इसको इन्होंने शिक्षा में बहुत अधिक बढ़ावा दिया। 1830 में कंपनी ने जो है ईसाई मिशनरियों को छूट दे दी कि वह भारत में आकर ज़मीन व संपत्ति खरीद सकते हैं। और 1850 में एक नया कानून बनाया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना ज़्यादा आसान हो गया। इस नए कानून में 1850 के कानून के तहत यदि कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है तो उसकी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही
रहेगा। तो इन सभी कानूनों से भारतीयों को लगा कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह बन गया। इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।